नमस्कार गुरुजी। आपने हमें दोबारा समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? जय माता दी आकांक्षा श्री जी ज्योतिष संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं बेटा बिल्कुल ठीक हूँ। जी। तो गुरुजी, पिछली बार जब हमने वीडियो किया था तो उसमें कई लोगों का ये कुछ सवाल थे जो मैं आज आपसे पूछने जा रही हूँ, क्योंकि शादियों का जी। सीजन चालू हो गया है। और शादियों में अक्सर आजकल देखा जाता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स, कभी कोई पंडित बताता है कि आप मांगलिक हो, कोई कहता है आपका मंगल बद है। तो ये क्या होता है? आकांक्षा, जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल बद जाकर के बैठ जाए या मंगल खराब होकर के बैठ जाए तो मांगलिक कार्य होने में तकलीफें बहुत ज्यादा आती हैं। लड़की कितनी ही सुंदर क्यों ना हो या लड़का कितना भी कामयाब क्यों ना हो, लेकिन माता पिता की अड़ियां की जाती हैं। शादी करने के लिए रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन रिश्ते कहीं फाइनल नहीं हो पाते। ये जन्म कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा खराब योग होता है। और ये जन्म कुंडली के अंदर कैसे खराब योग बनता है? जैसे कि आपकी जैसे मंगल का जो घर होता है, पहला, तीसरा, तीन घर में जाकर के यदि बुध जाकर के बैठ गए तो ये एक तरह का मंगल बद वाला योग जाकर के बन जाता है। जैसे बुध मंगल का मेल आपका पहले घर में जाके बैठ गया, तीसरे घर में जाके बैठ गया, चौथे घर में जाके बैठ गया, आठवें घर में जाके बैठ गया या 10वें घर में जाकर के बैठ गए तो बहुत मुश्किलें होती हैं शादी करने में। शादी होती नहीं और बीमारियां ऊपर से होती हैं। लड़के के अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा होता है कि पूछो ना। पहले तो ऐसे बच्चे बोलते हैं कि मुझे शादी करनी नहीं है, और जब शादी का समय आता है तो रिश्ते भी आते हैं तो वो किसी न किसी अपनी बातों से इतना इरिटेट बेटा होते हैं कि वो शादी करने के लिए मना ही करते हैं। जब वो समय निकल जाता है तो शादी होती ही नहीं, क्योंकि ये तो योग इतना खतरनाक होता है। 28-28 साल, 30-30 साल, 35-35 साल हो जाते हैं, 40-40 साल हो जाते हैं, लोगों की शादियां नहीं होती। और यदि ऐसे में जातक साउथ फेसिंग मकान में रहने लगे तो मामले और ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो ये जो मंगल बद वाला जो योग होता है, ये कई एंगल से बनता है। जैसे मैंने बताया कि बुध मंगल का मेल जाके बैठ जाए तो मंगल बद, शुक्र देव 9वें घर में जाकर के बैठ जाए तब भी मंगल बद, शनि दूसरे घर में जाके बैठ जाए तब भी खराब मंगल बद होता है। तो ऐसे में शादियां 30 साल के बाद ही होती हैं। तो इसको ठीक करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। जिनकी भी कुंडली में मंगल बद हैं और उनकी शादियां नहीं हो रही, उनके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, तो उनको एक उपाय जरूर करके चलना चाहिए। एक तो तीन धातु का छल्ला, सोना चांदी तांबा मिश्रित अंगूठी बनवा करके मंगलवार को रिंग फिंगर में धारण करें और 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी अपने सर से 7 बार घुमा करके जल पूरा करें। ये दो उपाय कर लो, आपका मंगल बद का बुरा इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि साउथ फेसिंग मकान में भूल के भी ना रहे। ये चीजें आप फॉलो करके चलते हैं तो मंगल बद के बुरे प्रभाव से बचाव रहता है। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा है कि मांगलिक योग क्या होता है। मंगल देव जब भी पहले घर में जाके बैठ जाएं, चौथे घर में जाके बैठ जाएं, 7वें घर में जाकर के बैठ जाएं, 8वें घर में जाके बैठ जाएं या 12वें घर में जाकर के बैठ जाएं, इसमें भी शादियां होने में तकलीफें काफी ज्यादा होती हैं। इस योग को बोला जाता है मांगलिक योग। लेकिन ये मंगल यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल अच्छा है तो इसको मैं बुरा मांगलिक योग नहीं कहूंगा। चौथे घर का मंगल बहुत ज्यादा खराब माना गया है, 12वें घर का मंगल बहुत ज्यादा खराब माना गया है, लेकिन पहले और 8वें का इतना बुरा इफेक्ट नहीं देता है। तो यदि आप जन्म कुंडली शादी से पहले मिला करके देखते हैं तो इस योग को बहुत अच्छे से ठीक किया जा सकता है कि शादी के बाद ऐसी कोई तकलीफें ना आए। तो जब भी जो बच्चे मांगलिक होते हैं उनको कुंडली मिला करके ही शादी करनी चाहिए, नहीं तो उनकी शादियां टूट जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मंगल 12वें घर में जाके बैठा है तो शादी के 3 साल बाद उसका तलाक होना ही होना है। हम्म। मंगल खराब चौथे घर में जाकर के बैठा है, मैरिड लाइफ बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और उस बच्चे की, जो लड़का होगा जिसकी कुंडली में मंगल चौथे घर में होगा, उसकी मम्मी की सेहत बहुत ज्यादा खराब होगी और लड़का बहुत जिद्दी और बहुत गुस्से वाला होगा। तो ये काफी ऐसे योग होते हैं जो इसको उपाय करके ठीक किया जा सकता है। जी। तो जी आकांक्षा। तो गुरुजी, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो लव मैरिज करना चाहते हैं, मगर उनकी हम्म। शादियां या तो हो नहीं पा रही होती या तो उनकी कुंडली नहीं मैच कर रही होती। तो क्या जरूरी है कि लव मैरिज में भी आपको कुंडली देखनी ही है? और अगर देखनी है तो ऐसे कौन से योग हैं कि जो इम्पोर्टेंट है कि ये तो फिर पक्का ही देखने हैं, कि अगर ये हैं तब तो उपाय करके चलो? तो ऐसे कौन से मेन योग हैं? और दूसरा, अगर लव मैरिज है तो कुंडली देखनी जरूरी है या नहीं? आकांक्षा देखो, मैं कहता हूँ चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज,
कुंडली दिखा करके ही शादी करनी चाहिए यदि अपनी मैरिड लाइफ को आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो। जो बच्चे लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक चीज जरूर बता दूं, जिसका शुक्र पांचवें घर में हो, शुक्र देव 10वें घर में जाके बैठ जाए, या मंगल शुक्र का मेल जाके बैठ जाए, या शुक्र चौथे घर में जाके बैठ जाए, मैं कह सकता हूं कि 200% चांसेस लव मैरिज के ही होते हैं। लेकिन आपने यदि कुंडली नहीं मिलाया तो ये गारंटी नहीं है कि आपकी शादी बहुत अच्छे से चलेगी। क्योंकि ऐसे योग में क्या होता है, यदि लड़के की कुंडली में मंगल खराब है और शुक्र देव बहुत खराब होकर के बैठे या किसी ग्रह की वजह से पीड़ित है वो, हम्म। तो बेटा भूल के भी लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। मैं फॉर एग्जाम्पल बता दूं आपको, शुक्र पंचम घर में जाके बैठे हैं तो बोला जाता है कि 25 साल से पहले भूल के भी शादी ना करें, नहीं तो पक्का तलाक है। ये मैं बिना कुंडली मिलाए आपको सिम्टम से बता रहा हूँ। चंद्रमा 7वें घर में जाके बैठ जाए, 24वें वर्ष में 27वें वर्ष में आपने शादी कर ली, तो माता की मृत्यु पक्का ही है और मैरिड लाइफ शानदार कभी नहीं चलेगी। जी। बृहस्पति जो 12वें घर में जाके खराब होके बैठे हैं, तभी ये मैरिड लाइफ या बिस्तर के सुख टोटली इंसान के खराब होते हैं। यदि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट योग जो होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि शादी होने के 6 महीने के बाद पति पत्नी में किसी एक की मौत हो जाती है, ये हाँ। कौन सा खतरनाक योग होता है? शनि यदि 12वें घर में जाके बैठा है और सूर्य देव छठे घर में जाकर के बैठे हैं, यदि ऐसे में आपने कुंडली नहीं मिलाया और आपने उपाय कर लिया, तो ये पति पत्नी के सुखों में कमजोरी देता ही देता है, किसी न किसी एक की आयु को ये कमजोर करता है। तो बेटा ऐसे बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जो कुंडली मिलाते वक्त बहुत ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं, कि पति का सुख कैसा रहेगा आपको, उस योग में पुत्र संतान की योग है कि नहीं है, शादी के बाद दोनों बच्चे कितने कामयाब होंगे और दोनों परिवार को लेकर चलेंगे या नहीं चलेंगे। इसलिए हम लोग गुण मिलान तो कभी नहीं देखते, हम देखते हैं कुंडली मिलान। कुंडली मिलान में क्या होता है, 100 चीजें देखी जाती हैं कि पति पत्नी के सुख कितने अच्छे हैं, दोनों की कमाई कैसे रहेगी, दोनों की कुंडली में संतान सुख है या नहीं है, दोनों की कुंडली में कोई तलाक का योग तो नहीं है। तो छोटा मोटा योग होगा तो उसको उपाय करके ठीक किया जा सकता है। यदि दोनों की कुंडली में खराब योग हैं, तो बेटा आज की डेट में तुमने सुना होगा कि अधिकतर कोर्ट कचहरी के मामलों में लोग फंसे हुए हैं शादी करने के बाद। तो मैं विशेष ध्यान दूंगा कि जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको विशेष करके अपनी कुंडली मिलान करके ही शादी करनी चाहिए, चाहे लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो। जी। उपाय करके चलोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। यदि आप उपाय करके नहीं चाहते हैं तो दिक्कतें काफी ज्यादा आएंगी। जी। तो गुरुजी, ये मेरे ही पड़ोस का एक मामला है। मतलब हमारे यहाँ एक शादी हुई थी, तो उन्होंने कुंडली मिलान नहीं किया था। तो जब ठीक है। हम उनकी जब सगाई हुई, तब उनकी मम्मी को पार्किंसन का प्रॉब्लम हो गया। और जब उनकी अच्छा। शादी हुई, तो मतलब शादी के अगले दिन से ही मम्मी एम्स में है। आज शादी को 6 महीना हो गया, और अभी भी उनकी मम्मी कोमा में ही है ना, वो ठीक हो रही हैं। और एम्स में भर्ती है उस टाइम से, मतलब शादी के अगले दिन से ही। तो ऐसा कोई योग होता है जिससे आप परिवार वालों को इतना ज्यादा कष्ट झेलना पड़े? और ऐसा सच में होता है कि बहू की कुंडली से आपके ससुराल वालों की किस्मत का पता चलता है? ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल बेटा ऐसा होता है। ये डिपेंड करता है कि जो आप अपने घर में लड़की ला रहे हो, ये तुम्हारे परिवार के लिए कितनी भाग्यवान है, हम्म। या उसके आने से क्या क्या तकलीफें जीवन में आ सकती हैं। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा 7वें घर में जाकर के बैठा हो, खास करके लड़की की कुंडली में, हम्म। तो बेटा इस योग में जो तुमने अपनी बातें बताई ना कि उनकी मम्मी कोमा में चली गई, उनके हेल्थ इश्यू चालू हो गए हैं, ना वो जी पा रहे हैं ना वो मर पा रहे हैं, हाँ। ये बेटा तुम देखना कहीं ना कहीं चंद्र मंगल का सॉरी चंद्रमा 7वें घर में होगा, या चंद्रमा किसी कारण में बस बहुत ज्यादा पीड़ित होगा। हम्म। तो उनकी कुंडली से ये क्लियर हो पाएगा, और उनको जरूर उनकी कुंडली दिखाना, यदि हो तो मुझे जरूर भेजना, क्योंकि उनकी कुंडली में ये वाला योग पक्का होगा। जी। और ऐसे योग में उपाय करके ठीक किया जा सकता है, ये जरूर बता दूं। क्योंकि ऐसे योग में तो बेटा क्या होता है कि दवाइयां भी नहीं लगती, हाँ। और बेवजह के रुपए पैसे के नुकसान होते हैं। फिर माता पिता क्या बोलते हैं कि कैसी लड़की आ गई, जो पूरे घर पे इसके आते ही सब सत्यानाश हो गया। हम्म। तो जो अपने घर पे आप बहू लाने वाले हो या दामाद लाने वाले हो, हम्म। तो बेटा कुंडली में यही सब चीजें तो देखने वाली होती हैं, जी। कि आपको सारे सुख मिल पाए, हम्म। उसके आने के बाद न लड़की के ऊपर तुम कोई उंगली उठा सको। क्यों? ये बेटा कुदरत के बनाए हुए योग होते हैं। इसलिए अपने भारतीय संस्कृति में बोला गया है कि जब भी शादी करे, मुहूर्त देख करके करे और कुंडली दिखा करके शादी करे। तो गुरुजी, एक एक चीज और देखी जाती है अक्सर। जो मांगलिक होते हैं ना, उनको कहा जाता है या तो तुम पेड़ से शादी कर लो पहले, या तो तुम किसी जानवर जीव जंतु से शादी कर लो। तो इसके पीछे की क्या साइंस है?
पीछे की साइंस जो थी ये पहले जमाने में लागू होती थी। हम्म। आज के डेट में बेटा हम कलयुग में चल रहे हैं, लोगों का खान पीन भी इतना तामसी हो गया है कि पूछो ना। अधिकतर लोगों के घर में तुम देखो कि नॉन वेज ड्रिंक का सेवन होता ही होता है। लड़के 16 साल की उम्र से दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। हर तरह के एक्ट तो बच्चों में चालू हो जाता है। हाँ। और पहले जमाने में क्या होता था कि यदि हम ट्यूने से शादी कर लेते थे या तुलसी पूजन कर लेते थे या बोलते थे गाय से शादी करा दो, तो जो दो युग शादी के बनते थे वो टोटली खत्म हो जाते थे। अच्छा। अब बेटा ऐसा नहीं बचा, हम्म। क्योंकि लोगों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लोगों में सहनशीलता बहुत कम बची है, जिसको हम बोलते हैं पेशेंस लेवल। हम्म। तो बेटा ऐसे लोगों को तो उसका मेन उपाय ही करके चलना चाहिए। तो सही मायने में देखा जाता है, क्योंकि समय के अनुसार इंसान को अपडेट होना चाहिए। और जी। समय यही यही कहता है कि लोगों में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं बचा। हर एक इंसान अच्छी पत्नी चाहता है, हर एक लड़का चाहता है कि मुझे अच्छी वाइफ मिले जो हमारे अनुसार चले। तो ये बेटा कहाँ पॉसिबल है? जो हाँ। हम समझते हैं यदि वो चीजें पॉसिबल होने लगे हैं, तो जीवन में हर एक इंसान मुकेश अंबानी ना बन जाए। हाँ। ठीक है ना? तो ये बेटा योग जो होते हैं इनको ठीक किया जा सकता है। मैं जो जो मैंने अपने जीवन में देखा है, मेन बेटा इसका है, जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब है, जो मैरिड लाइफ को खराब करने वाला है, उसको पहले शादी से पहले उसको आप हटा दो पाए करके। तो ये नाड़ी दोष क्या होता है और इसके क्या असर हो सकते हैं और इसके क्या उपाय हैं? देखो बेटा, ये बेटा वैदिक शास्त्र में देखा जाता है नाड़ी दोष। जी। और नाड़ी दोष का जो लॉजिक है, ये वैदिक वाले ही देखते हैं, लेकिन मैं तो लाल किताब वाले हम लोग तो बेटा इसको बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि हजारों कुंडलियों की शादी तो मैंने नाड़ी दोष में ही करा दिया, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। जी। मेन बेटा मेरा जो होता है कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें मिलान अच्छा होना चाहिए। जी। बेटा ऐसे नाड़ी दोष होते हैं, राक्षस दोष होते हैं, ऐसे बहुत सारे दोष आते हैं। जी। तो उसका तो मैं प्रॉपर आपको यही बताऊंगा कि मैं तो नहीं मानता, मैं सिर्फ एक चीज को मानता हूँ कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो योग खराब है उसका उपाय करके चलो। यदि आपका शुक्र खराब है तो शुक्र का उपाय करो, क्योंकि इसका मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा अनिवार्य रोल होता है। यदि आपका चंद्रमा खराब है, डिपेंड करता है कि चंद्रमा बैठा है शुक्र के घर में, तो उसका उपाय करके आप चलो। हाँ। उपाय करके आप चलते हो तो कोई नहीं दिक्कत वाली बात नहीं। फिर तो मैं कहता हूँ चाहे तुम तुलसी से शादी कर लो, चाहे तुम गाय से शादी कर लो, जो बेटा परमात्मा ने नसीब में लिखा है वो तो भी बेटा होना ही होना। जी। यदि आपने शादी से पहले उस ग्रह को हटा दिया तो उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जी। जी। और गुरुजी एक गण दोष भी सुनने में आता है आजकल। लोग क्या है ना, कुंडली तो ऑनलाइन बन जाती है और फिर वो लोग जाके देखते हैं कि गण क्या होता है। किसी के में लिखा है राक्षस, किसी के में लिखा है मनुष्य, किसी के में लिखा है देवता। शायद तीन ही गण होते हैं मेरे ख्याल से। तो जी। लोग देखते हैं और ये कहते हैं कि अरे हमारा तो गण डिफरेंट है, अब तो हमारी बनेगी नहीं आपस में। तो क्या ये भी माना जाता है? पहले के लोग बेटा मानते थे, जो लोग पंचांग देखते हैं, जो लोग वैदिक शास्त्र के अनुसार कुंडलियां देखते हैं, वो लोग अभी भी मानते हैं। जी। लेकिन बेटा हम तो लाल किताब वाले हैं, हम तो शॉर्टकट में चलते हैं कि जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब है, और यदि कुंडली का आपका मैच अच्छा है, मैं कहता हूँ आपके 6 में 36 में 6 गुण भी मिल रहे हैं और आपकी कुंडली अच्छी है, तो मैं तो बोल देता हूँ आंख मीच के शादी कर लो आप। हम्म। तो बेटा मैं तो इस चीज को नहीं मानता। जी। मैं तो ये मानता हूँ कि आपकी कुंडली के अंदर ग्रह आपके टॉप के होने चाहिए बस। तो जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं, अगर वो लोग कुंडली मिलान करना चाहते हैं या फिर वो लोग देखना चाहते हैं कि आपकी और आपके लव्ड वंस की कुंडली मिलती है नहीं मिलती है, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप के नंबर भी आपको दे रखा है हमने। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमको इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेज करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी और साथ में स्क्रीन के ऊपर नंबर भी फ्लैश कर रहा है। तो गुरुजी, नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो है राजयोग के ऊपर। तो ये राजयोग क्या होता है और क्या ये मतलब हर किसी की कुंडली में मिलना इतना ही आसान होता है? एक्चुअली में आकांक्षा देखा जाए ना, तो जी। परमात्मा हर एक इंसान को राजयोग का कोई न कोई क्षण तो देता ही देता है। मैं बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ, कि हर एक इंसान की कुंडली में राजयोग होता है। 98% कुंडली में मैंने राजयोग देखे। लेकिन बहुत से लोग ऐसा देखा है कि जो उसका लाभ उठा सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसका लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में कोई राजयोग है, वो सोया हुआ है, तो उसको कैसे जागृत किया जाए? क्योंकि परमात्मा बेटा जिसको भी दुनिया में भेजता है, तो उसको कुछ न कुछ बना करके भेजता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो उस चीज को कैसे जगाए। मैं फॉर एग्जांपल दूं आपको, जी। चंद्र मंगल का मेल यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बैठा है और उसमें किसी भी खराब ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो इस योग को बोला जाता है लक्ष्मी नारायण योग। हम्म।
कि इंसान किसी भी घर में पैदा हो, कितना ही गरीब परिवार क्यों ना हो, जीवन में बहुत धन कमाने वाला है। पहली बात तो ऐसे बच्चे, राजयोग का मतलब यही होता है कि बहुत बड़े परिवार में पैदा होते हैं। जो बहुत से लोग पॉलिटिशियन होते हैं, बहुत से लोग बिजनेसमैन होते हैं, उन्होंने गरीबी कभी देखी नहीं होती। तो चंद्र मंगल का योग दूसरे घर में जाके बैठ जाए, नौवें घर में जाके बैठ जाए, जबरदस्त जाए राजयोग कारक होता है। दूसरा मैं बता दूं आपको, चंद्र गुरु का मेल चौथे घर में जाके बैठ जाए और मंगल पांचवें घर में जाकर के बैठ जाए, ये सबसे जबरदस्त राजयोग कारक होता है। इसमें राजयोग का मतलब क्या होता है? गज केसरी योग। हम्म। चंद्र गुरु बोलते हैं कि संपत्ति इतनी मिल जाएगी कि इंसान को कमाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। चंद्र गुरु चौथे घर में पांचवें घर में जाके मंगल जाके बैठ जाए, आप बोल सकते हो कि कम से कम ये इंसान 100 करोड़ कमाएगा। इतना जबरदस्ती हो, क्योंकि जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। राजाओं की तरह डिसीजन लेने वाला होता है, राजाओं की तरह अपने एम्प्लॉय को चलाने वाला होता है। किसी भी एम्प्लॉय में कोई कमी नहीं देखता। और आपने जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन जो आपने देखे होंगे, उनकी एम्प्लॉय भी बहुत शानदार मिलते हैं, हम्म। क्योंकि राज्यों के साथ साथ शरीर भी उनका ऊंचा होता है। चाहे नौकर चाकर हो जाए, जो घर में काम करने वाले बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा 10 10 साल एक ही घर में नौकरी करते हो। हाँ। अब मैंने सलमान खान की कुंडली में एक राजयोग एक ऐसा है कि उनके पिता ने एक नौकर रखा था। आज की डेट में वो बुढ़ा भी हो गया है, जबकि कुछ काम करते नहीं। हम्म। 50 साल 60 साल से वो सलमान खान के घर पे है। तो ये उनके नौकर की कुंडली में राजयोग है कि पहले वो नौकरी करते थे, आज वो राजाओं की तरह जीते हैं। हम्म। और उन्होंने अपने एम्प्लॉय को नहीं हटाया, अपने नौकर को घर से नहीं हटाया, क्योंकि उसकी कुंडली में एक ऐसा योग है, जो राजाओं के घर में रहेगा वो भी राज करेगा। तो बेटा, चंद्र गुरु का मेल चौथे घर में नौवें घर में जाकर के बैठ जाए, किसी खराब ग्रह की दृष्टि न हो, इसको बोला जाता है गजब का गज केसरी योग। चंद्र गुरु का मेल दूसरे घर में जाकर के बैठ जाए, खराब ग्रह की दृष्टि न हो और जागृत योग हो ना, तो इंसान बहुत पैसे वाला बनता है। ऐसे बच्चे तो बोलते हैं कि जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके घर में पैदा होते हैं। हम्म। जन्म से ही लग्जरी गाड़ियां होती हैं, रुपए पैसे नौकर चाकर सब जबरदस्त मिलते हैं। तो बेटा, राजयोग कारक तो हर एक की कुंडली में होता है, लेकिन देखना पड़ता है कि उसको वो सोया हुआ है या जागा हुआ है। जागा हुआ है तो जमीन आप जब से पैदा होंगे, जब से आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं मिलेगी। हम्म। यदि सोया हुआ है तो जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे पहले घर में जाकर ही बैठ गया, सोया हुआ है, तो बोलते हैं कि इंसान तो प्लानिंग बनाने वाला इंसान होगा। कम से कम एक काम में टिक करके 5 साल काम किया तो जीवन में बहुत बड़ा इंसान बनेगा। 10वें घर में जाकर के बैठा हुआ है राजयोग, तो बोलते हैं कि इंसान बचपन से ही मेहनत करेगा और अपने बिजनेस में जाएगा, दूसरे की नौकरी कभी नहीं करेगा। हम्म। तो ये जबरदस्त भी राजयोग होता है। 12वें घर का राजयोग जाकर के बैठा हो तो बोलते हैं इंसान जीवन भर मेहनत कर ले, इंडिया में कभी कामयाब नहीं होगा। जब वो विदेश में जाएगा तभी उसका राजयोग एक्टिव होगा। हाँ। तो ये बेटा हर तरह के योग एक जन्म कुंडली में होते हैं, जो हर एक इंसान की कुंडली में होते हैं। हम्म। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम होता कि इसको कैसे जगाया जाए, इसका कैसे लाभ लिया जाए। तो ये सही मायने में कुंडली दिखाने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि वो सोया हुआ है या जागा हुआ राजयोग है। ठीक है। जी। तो गुरुजी, ये तो राजयोग की बात हो गई। सरकारी नौकरी जो होती है वो भी अपने आप में एक राजयोग होती है। तो हम्म। ऐसे कैसे पता चले किसी की कुंडली में, अगर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी है, तो ये कैसे पता चलता है? आकांक्षा एक्चुअली क्या है कि जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव बहुत उच्च के होंगे, हम्म। उनको सरकारी जॉब बिना मेहनत की मिल जाती है। कि पहली बार में एग्जाम दिया, हम्म। गवर्नमेंट जॉब फटाक से लग गई। और सूर्य देव उच्च के कौन कौन से घर में होते हैं? जिसका सूर्य शुभ होकर के पहले घर में जाके बैठा हो, उसकी कुंडली में जबरदस्त राजयोग होता है, उसको गवर्नमेंट जॉब मिलने के पूरे पूरे योग जाके बन जाते हैं। 21 साल में या 22 साल में उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। सूर्य देव उच्च के पांचवें घर में जाके बैठे हैं, गवर्नमेंट जॉब पक्की लग जाएगी आपकी, हम्म। कोई दो राह नहीं है। सूर्य मंगल का मेल छठे घर में जाके बैठा है, गवर्नमेंट जॉब पक्की है आपकी। सूर्य मंगल का मेल 10वें घर में जाकर के बैठा है, गवर्नमेंट जॉब पक्की है आपकी।
तो ये बेटा जन्म कुंडली के अंदर देखा जाता है कि जिसकी भी कुंडली में सूर्य उच्च का है, उसको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब उसको कंफर्म लग जाएगी। हाँ, जिसकी कुंडली में मंगल तीसरे घर में जाके बैठ जाए, उसको डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा। जैसे आर्मी हो गया, आर्मी हो गई, और खासकर नेवी हो गई, या जो आर्मी वगैरह में जो बहुत बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं, उनकी भी कुंडली में सूर्य मंगल का मेल तीसरे घर में जबरदस्त होता है। और जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और उनको सफलता नहीं मिल पाती, ये कौन सा योग होता है, ये भी बता दूं आपको। बेटा जिसकी भी कुंडली में सूर्य राहु का मेल जाकर के बैठ जाए, हम्म। या सूर्य शनि का मेल जाकर के बैठ जाए, या सूर्य किसी कारणवश बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, और वो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो वो चांसेस बहुत हद तक कमजोर हो जाते हैं। वो आपने सुना होगा, जो बच्चे 1 नंबर से रह जाते हैं, हाँ। कभी 2 नंबर से जाके रह जाते हैं। बहुत से लोग तो ये भी बोलते हैं कि लास्ट मोमेंट में मेरे काम खराब हो जाते हैं। तो बेटा उनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण लगा होता है। ऐसे लोगों को सूर्य उच्च का करना चाहिए, फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि हर रविवार को बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाना चाहिए। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, हर रविवार गुड़ गेहूं बंदरों को खिलाएं, अपने पिता का आशीर्वाद लेते रहें, और 108 दिन लगातार सूर्य भगवान को जल देना है। वो भी उसमें जो आपने लाल मिर्चें सुनी होगी ना, उसमें उसके दाने डाल के। अच्छा। ये बेटा कर दिया तो सूर्य किसी भी घर में कितना कमजोर ही जाके क्यों ना बैठा हो, ये पिता की सुख भी अच्छा देगा आपको। और गवर्नमेंट जॉब की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको गजब की जॉब भी मिल जाएगी, कि अच्छी, जिसमें वो भी चाहते हैं कि इस फील्ड में मुझे जाकर के सक्सेस मिले, तो वो चांसेस बहुत अच्छे बन जाएंगे उनके। जी। तो गुरुजी जब उपाय करते हैं कोई भी, तो कुछ ऐसी सावधानी भी रखनी होती है, जैसे 108 दिन बड़ा लंबा टाइम का उपाय है, तो कोई ऐसी सावधानी रखनी होगी कि ये चीज नहीं करनी है उपाय करते टाइम पे, तो ऐसी कोई सावधानियां भी रखनी होती हैं? बिल्कुल आकांक्षा, एक्चुअली क्या है कि जिनकी कुंडली में सूर्य देव बहुत कमजोर होते हैं, जी। तो उनको बेटा बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी इरिटेट भी हो जाते हैं, बहुत काफी गुस्से वाले भी होते हैं, उनमें पेशेंस काफी कम होता है। दूसरी बात ये सावधानी रखनी होती है कि उपाय के दौरान शराब और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, हाँ। क्योंकि सूर्य को हम उच्च का कर रहे हैं। और यदि ऐसे में आपने नॉन वेज और ड्रिंक का सेवन कर लिया, हम्म। तो ये बेटा उपाय जितना कारगर होना चाहिए उतना कारगर नहीं हो पाएगा। अरे। और जब भी किसी शुभ काम के लिए जाएं, तो आपने गुड़ सुना होगा, हाँ। छोटे छोटे पीस घर में रखें। वो घर में जाने से पहले, शुभ काम में जाने से पहले या एग्जाम देने से पहले मीठा खा करके घर से निकले, हम्म। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त होगा, और जो एग्जाम दे करके आओगे उसमें बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी आपको। जी। और नीले काले रंग के वस्त्र पहन के नहीं जाना चाहिए। अच्छा। हम्म। तो ये उपाय करके चलते हैं, तो इसमें सूर्यदेव बहुत अच्छा फल भी देंगे, और जो छोटी मोटी जो आपकी अड़चने आ रही हैं आपकी लाइफ में, वो भी टोटली खत्म होंगी। जी। तो जी। तो गुरुजी एक चीज और है, जैसे हम सूर्य को अर्घ देते हैं, तो कई हम्म। लोग कहते हैं कि आप नीचे कुछ कटोरा रख लो क्योंकि जमीन पे पानी नहीं टच होना चाहिए, या फिर लोग बहुत अलग अलग तरीके की सावधानी बताते हैं, तो सही तरीका क्या है सूर्य को अर्घ देने का? बेटा सही तरीका है सूर्य भगवान को जल देने का, सुबह 6 से लेकर 9 से पहले पहले। हाँ। पहली बात तो ये बता रहा हूँ आपको, ये जो वक्त जो होता है, इसमें सूर्यदेव अपनी पूरी ताकत में होते हैं, हम्म। और उनकी एनर्जी तो मुझे चाहिए होती है। हम्म। और ये जो लोग बेटा बोलते हैं कि सूर्य को जल देने का सबसे अच्छा जो तरीका है, जब उगते हुए सूरज देव हो, और जब ये ऐसे जल देते हैं तो उनकी धार बनाकर ये पूरी कच्ची जमीन में गिरे, अच्छा। न तो पत्थर वाली जमीन में गिरे। हम्म। कच्ची जमीन का मतलब होता है जो आपका जल जाएगा वो मिट्टी में जाएगा, और सूर्य देव को प्रणाम करते हुए आपको करना है। अच्छा। तो सही तरीका बेटा ये होता है, जो लोग लोटे में रखते हैं ये सब करते हैं, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। जी। यदि आपके आज की डेट में कच्ची जमीन नहीं मिलती, तो आप घर में बड़ा सा गमला ले आओ, हम्म। उसमें मिट्टी भर लो आप, स्नान करने के बाद उगती हुई सूरज को जल दो आप। तो ये जो तरह तरह जो लोग बेटा बताते हैं ना, इसमें तो मैं बेटा बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ। सबका अपना अपना तरीका एक होता है, लेकिन बेटा लाल किताब के अनुसार तो मेरा सही तरीका यही है। जी। तो जो जो दर्शक हमें सुन रहे हैं,
आप अपने क्वेश्चंस हमको भेज सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पर भी भेज सकते हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो सर ऐसे ये क्वेश्चन हमारे कमेंट सेक्शन में आया था कि स्वाति जी पूछ रही हैं, स्वाति जी नाम है उनका। वो कह रही हैं कि उनको नीली रत्न पहनने को किसी ने बोला है, तो क्या नीली रत्न पहनने से कुछ असर आएगा उनके ऊपर? और नीली रत्न तो उपरत्न होता है, तो क्या उसका उतना ही असर होगा जितना नीलम का होता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। जी। एक्चुअली बेटा क्या होता है कि नीलम जो स्टोन होता है ये बहुत कॉस्टली आता है, तो हर एक इंसान तो पहन नहीं सकता। जी। लेकिन क्या होता है उसका जो उपरतन होता है ये होता है नीली। हम्म। जैसे शुक्र आप सॉरी शनिदेव आपके सोए हुए हैं, या किसी कारणवश उनका फल आप लेना चाहते हैं, तो उसको एक्टिव करने के लिए वो वाला योग होता है। अच्छा। लेकिन नीली जब भी बेटा पहनना चाहिए यदि आपकी कुंडली में राहु देव 5वें घर में और राहु देव 11वें घर में नहीं है तो। अच्छा। क्योंकि यदि जन्म कुंडली के अंदर शनि आपके उच्च के बैठे हैं तो बेटा नीली या नीलम पहनो, जबरदस्त फल मिलता है। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी ने भी पहना हुआ है। हम्म। अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में शनि कितना टॉप का होगा। राइट। जो ग्रह अपनी जन्म कुंडली के अंदर अच्छा है या वो सोया हुआ है तो उसको एक्टिव करने के लिए हम स्टोन पहनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सूर्यदेव आपके 11वें घर में जाके बैठे हैं और तीसरा घर खाली है और 9वां घर खाली है, हम्म। तो हम बोलते हैं कि तुम नीलम सॉरी तुम माड़ की पहन लो, जबरदस्त फल मिलेगा आपको। लेकिन ऐसे इंसान को कभी भी शराब मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी। ये बेटा बहुत बड़ा लॉजिक एक होता है। स्टोन पहनने से ही कुछ नहीं होता, उसके काफी परहेज भी होते हैं। हम्म। तभी तो आप लाभ आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शौकियाना बेटा पहनना चाहो तो कुछ भी डाल लो, ये आपकी मर्जी। जी। लेकिन सही मायने में इसका लाभ उठाना चाहते हो तो कुंडली दिखा करके और उस ग्रह को एक्टिव करने के लिए पहनो। जी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से यही बोलूंगा, जो हमारी वेबसाइट है श्री जी ज्योतिष संस्थान में जाएं, जो भी आपके क्वेश्चन है लेकर के भेजें। हम कोशिश करेंगे हर एक वीडियो में आपको उस चीज का सही जवाब देंगे, जी। चाहे वो करियर का हो चाहे मैरिड लाइफ का हो, कि इंसान की मेरा बच्चा किस फील्ड में जाएगा, आपको सही जानकारी मिलेगी लाल किताब के माध्यम से। ठीक है कांक्षा। जी। धन्यवाद गुरुजी, आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। और जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।